तो पिछले दिनों हम लोगों ने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करी थी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स पे कैसे काम होता है। नाउ हम लोग आज से बात करने वाले हैं नेम कंस्ट्रक्टर्स की, नेम कंस्ट्रक्टर पे कैसे काम होता है इसके अंदर। नाउ देखो, कंस्ट्रक्टर्स में क्या था, जब भी हम लोगों को कोई एक स्पेसिफाइड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होता था तो आप देखो कि वहां पे हम सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके रह जाते थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर पा रहे थे, ठीक है। और लेट सपोज कि अगर मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो मैं ये मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? विद द हेल्प ऑफ नेम कंस्ट्रक्टर्स। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली दो चीजें निकल के आ जाएंगी। सबसे पहली तो होगी यहाँ पे कि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर पा रहे हैं। दूसरी यहाँ पे चीज ये है कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ नेम कंस्ट्रक्टर्स अलग अलग नाम से अपने कंस्ट्रक्टर्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है? डॉट अलाउज अस टू डिफाइन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स यूजिंग नेम कंस्ट्रक्टर्स। सबसे पहली बात, वी कैन हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स सिमिलर क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या रहेगी, हम यहाँ पे अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं अलग अलग नाम से, ताकि वो कोई अलग अलग स्पेसिफाइड ऑपरेशन परफॉर्म करे, ठीक है। स्पेसिफाइड ऑपरेशंस का यहाँ मतलब क्या है? लेट सपोज हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हम एरिया ऑफ, लेट सपोज कुछ एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। वहीं पे दूसरा जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम कुछ और फाइंड आउट कर रहे हैं। लेट सपोज हम लोग पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे हम लोग मेथड्स के अंदर यूज कर रहे थे, कंस्ट्रक्टर्स के अंदर भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ नेम कंस्ट्रक्टर से काम कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे, हमारे पास सिंटैक्स है इसका। हमारे पास हम लोगों ने सबसे पहले क्लास डिफाइन करी। क्लास के अंदर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर एक नेम, अपना एक वेरिएबल पास कर दिया हमने। इस वेरिएबल को पास करने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी क्लास का नाम लिखा। लिखने के बाद डॉट लगाया, उसके बाद हमने अपने कंस्ट्रक्टर का नाम दिया यहाँ पे। तो एक कंस्ट्रक्टर का जो नाम है दैट इज एग्जाम्पल डॉट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जो पर्टिकुलर ऑपरेशन लेट सपोज नेम इक्वल्स टू डिफॉल्ट परफॉर्म करेगा। वहीं पे जब मैंने इसकी जगह पे लेट सपोज दूसरा कंस्ट्रक्टर जैसे एग्जाम्पल डॉट कस्टम कंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास दूसरा एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमने नेम की वैल्यू पास करी हुई है, ठीक है। अब ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स क्या हैं? ये भले ही दोनों के दोनों कंस्ट्रक्टर्स इसी क्लास के पार्ट है, ये दोनों कंस्ट्रक्टर हैं इसी क्लास के पार्ट, पर दोनों का जो नेचर है, दोनों की जो फंक्शनैलिटीज है वो अलग अलग होगी। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो देखो चलो, इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे इसको हम लोग, ये हम देखते हैं। विजिबल है बेटा? विजिबल दिखाई दे रहा है प्रॉपर? चलो, तो सबसे पहले हमने क्लास का लेट सपोज कोई वैल्यू बना लेते हैं क्लास की। लेट सपोज हमने यहाँ पे बना लिया फ्लटर या फिर डार्ट प्रोग्रामिंग। डार्ट प्रोग्रामिंग हमने यहाँ पे क्लास बना के रेडी कर ली है, और इस क्लास के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, दो कंस्ट्रक्टर्स कॉल करने वाले हैं। जब हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे थे, यानी कि जब हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तब हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि आपको जो आपने क्लास का नाम लिया है वही आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको कुछ, लेट सपोज आपने कुछ पैरामीटर, कुछ वैल्यू पास कर दी, लेट सपोज स्ट्रिंग नेम, ठीक है। नेम ऑब्जेक्ट, चलो बोल देते हैं नेम ऑब्जेक्ट। और हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे लेट सपोज प्रिंट करा दिया इस नेम ऑब्जेक्ट को, वैल्यू ऑफ नेम इज दिस नेम ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट करा दिया था, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था जिसके अंदर हम लोग वही अपनी क्लास का नाम लेके, क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर बना के उसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा। पर जब हमें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाने पड़े तब हमने यूज किया नेम कंस्ट्रक्टर को। इधर नेम कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, सबसे पहले आपको नाम लेना है अपनी क्लास का। क्लास का नाम लेने के बाद में आपको लगाना है डॉट यहाँ पे।
डॉट लगाने के बाद में आपको यहाँ पे मेंशन करना है कंस्ट्रक्टर का नाम, कंस्ट्रक्टर सब नेम आप कह सकते हो उसको, वो आपको नेम कर यहाँ पे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे वैल्यू डाली, लेट सपोज हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई और लेट सपोज दो नंबर्स को डिवाइड करने वाली कोई सिचुएशन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहला नंबर डाला मल्टीप्लाई नंबर, ऐसा कुछ करके हमने डाला, और उसके बाद हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दिया और हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दिया। अब क्या हुआ है, ये हमारे पास एक सिंगल कंस्ट्रक्टर बनके रेडी हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट सपोज हमने दो वैल्यूज को इंट्रोड्यूस कर लिया, हमने यहाँ पे दो वैल्यूज कॉल करवा ली, लेट सपोज ए और इंटीजर हमने यहाँ पे करा ली बी, इस तरह से। तो क्या होगा यहाँ पे, जब भी कोई व्यक्ति मल्टीप्लाई नंबर यानी कि इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को कॉल करेगा, तब क्या होगा, जब इसको ये कॉल करेगा तो यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। उसके बाद में लेट सपोज हमने दूसरा एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, लेट सपोज डॉट प्रोग्रामिंग डॉट डिवाइड नंबर, ऐसा कुछ करके हमने यहाँ पे बना लिया है। हमने यहाँ पे ले लिया इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ऐसा कुछ करके हमने यहाँ पे ले लिया है। तो अब क्या होगा, हमारे पास दो डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स हो गए, एक कंस्ट्रक्टर ये कुछ काम करेगा, एक कंस्ट्रक्टर ये कुछ काम करेगा। तो इसने क्या लेट सपोज काम किया हमारे पास में, इसने कोई एक वैल्यू बनाई var, लेट सपोज सी इक्वल्स टू, इसने दोनों वैल्यूज ए को और बी को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया इस तरह से, और फर्दर इसने हमें प्रिंट करा के दे दिया दैट वैल्यू ऑफ सी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज, समझ गए। वहीं पे हमारे पास में दूसरी क्या वैल्यू आ जाएगी, दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा कि हम यहाँ पे ये चीज़ देख लेंगे। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे चेकआउट करना हो कि भाई कौन सी वैल्यू मेरे पास बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, क्योंकि अच्छा हरिओम, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास जो डिवीजन वैल्यू आए, ए डिवाइड बाई बी करके जो आए वो सिर्फ इंटीजर में आए, तो कैसे ये चीज़ होगी। नहीं नहीं देखो ऐसा है, मैं यहाँ पे तो मेरा क्वेश्चन समझो, मेरे पास में अभी जब मैं डिवाइड वाली वैल्यू लगा दूंगा ना, तो मेरे पास वैल्यू लेट सपोज अगर मैं वैल्यू डालता हूँ 5 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास आंसर 2.5 में आ जाएगा ऐसे निकल के। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इधर ही कुछ ऐसा कर दूँ जिससे मेरे पास वैल्यू 2.5 की जगह पे यहाँ पे सिर्फ 2 निकल के आए या नियर बाय इसकी वैल्यू निकल के आए, तो ये चीज़ कैसे होगी। एक नहीं देखो तुम्हें याद होगा, मैं तुम्हें मैं तुम्हें एक ऑपरेटर बताया था इसके अंदर जो था इंटीजर पॉइंट डिवीजन, याद है, ऐसे लगता था वो, इस तरह लगता था। तो मैं इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, पढ़ाई करो इसके अंदर, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा थोड़ा इसके अंदर। डार्ट प्रोग्रामिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो इस वाले पार्ट से क्या होगा, इस वाले पार्ट से हमारे पास जो भी डिवीजन वैल्यू है वो सिर्फ इंटीजर में होके निकल के आएगी हमारे पास में, चाहे वो कोई भी नंबर हो हमारे पास में, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिख दिया आफ्टर डिवीजन इज दिस, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, हाँ बताओ बेटा, किसको, इस वाले सिंबल को, ये ऑपरेटर है हमारे पास, इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं इंटीजर पॉइंट डिवीजन, इंटीजर पॉइंट डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने क्लास बनाई, उसके दो कंस्ट्रक्टर्स हमने बनाए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेथड कोई बना नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी एक मेथड यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको कॉल करता हूँ। डायरेक्ट कॉल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वॉइड लगाया, वॉइड लगा के हमने यहाँ पे मेन का यूज़ किया। मेन बनाने के बाद में हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को डिफाइन कर दिया। वैल्यूज़ डिफाइन करने का यहाँ पे मोटिव या वैल्यूज़ डिफाइन करने का यहाँ पे मतलब क्या होगा
कि मैंने यहाँ पे अपनी डार्ट प्रोग्रामिंग वाली जो क्लास है उसको कॉल किया, देन मैंने यहाँ पे डार्ट प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया इक्वल्स टू अगेन डार्ट प्रोग्रामिंग, और मैं यहाँ पे करूँगा, मैं यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करना। सबसे पहले तो इस पार्ट हमने यहाँ पे अपनी क्लास को कॉल किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे आउट ऑफ दीज टू डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स मुझे इसमें से किसी एक को कॉल करना है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे डार्ट प्रोग्रामिंग, अब आप देखो मेरे पास सजेशंस में दो कंस्ट्रक्टर्स निकल के आ रहे हैं। एक निकल के आ रहा है डार्ट प्रोग्रामिंग डॉट डिवाइड नंबर, एक आ रहा है डार्ट प्रोग्रामिंग डॉट मल्टीप्लाई नंबर। ये दो कंस्ट्रक्टर्स मेरे पास में निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इन दो कंस्ट्रक्टर्स से क्या होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई नंबर के अंदर मल्टीप्लाई नंबर को कॉल करूंगा और उसमें अपने पैरामीटर्स डाल दूंगा, तो क्या होगा, जो मल्टीप्लाई नंबर वाला कंस्ट्रक्टर है वो रन कर जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। अब देखो इससे क्या हो रहा है मेरे पास में, मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया डार्ट प्रोग्रामिंग डॉट मल्टीप्लाई नंबर, किस वाले को, इस वाले को कॉल कर दिया मैंने। ठीक है, इसमें मुझसे क्या मांग रहा है, दो वैल्यूज मांग रहा है कि भाई ए की वैल्यू प्रोवाइड करो, बी की वैल्यू प्रोवाइड करो। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 20 बोल दी है, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 बोल दी है। अब इससे क्या होगा, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हमारे पास में जो भी कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे रन करेगा ये। ठीक है, दो वैल्यूज को ये मल्टीप्लाई कराएगा और यहाँ पे ला के प्रिंट करा देगा। तो हमारे पास में हमने जो दो वैल्यूज पास करी है वो करी 20 और 10, तो 20 मल्टीप्लाई और 10 हमारे पास हो जाएगा 300। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ सी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन है 300, यहाँ पे पास करा देगा। ओके, इसको रन करा देगा। सबसे पहले अच्छा मैंने यहाँ पे 20 दिया है, सॉरी 200 हो गया। देखिए वैल्यू ऑफ सी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज 200। समझ में आ गई बात है कि क्या करेगा ये, जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ये स्पेसिफाइड इस कंस्ट्रक्टर पे यहाँ पे वैल्यू ला के इसको प्रिंट करा देगा। लेट सपोज मैं यही सेम चीज दूसरे तरीके से करता हूँ, दूसरे पार्ट में करता हूँ। मैंने कहा डार्ट प्रोग्रामिंग अगेन डार्ट प्रोग्रामिंग इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पे डिवीजन नंबर मंगा लिया है, डार्ट प्रोग्रामिंग डिवाइड नंबर। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड नंबर को कॉल किया, अगेन ये मुझसे दो पैरामीटर्स मांग रहा है ए और बी, और ए और बी में इसने हमसे बोला है कि भाई या तो ए की वैल्यू प्रोवाइड करो या बी की वैल्यू। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया है 5 और यहाँ पे मैंने बोल दिया 2। इसको मैंने सेव किया एंड यहाँ पे ला गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लियर दिस पार्ट। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास आंसर माइनस में 1.66 कुछ निकल के आ रहा है। ऐसा क्यों निकल के आ रहा है, इंटीजर पॉइंट यूनिट लगाइए, इसको सिंपल डिवाइड कर देखिए। इसने हमें आंसर निकाल के दे दिया 2.5। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या किया है, अभी मैंने उसको सेट कर दिया है सिंपल डिवीजन के ऊपर। ठीक है ना, इंटीजर पॉइंट डिवीजन ये नहीं है फिलहाल के लिए, मैंने इसको फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन पे सेट कर दिया है। ये जो हमारे पास में है इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास वैल्यू पॉइंट्स में निकल के आती है इस तरह से। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि कंस्ट्रक्टर्स पे हम लोग कैसे काम करते हैं, मल्टीपल नेम कंस्ट्रक्टर्स पे कैसे हम काम करते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अब हम लोग। ना यहाँ पे हम लोग अपने नेम कंस्ट्रक्टर के बारे में आगे बात करें दिस कीवर्ड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दिस कीवर्ड एक मतलब देखो ये हम लोग एज अ कीवर्ड यूज कर रहे हैं। इसका इसका ना रोल बहुत बड़ा है। जब भी हम लोगों को इनटू द कॉन्टेक्स्ट काम करना होता है, जब भी हम लोगों को
क्लास या जिस भी क्लास के अंदर हम करंटली काम कर रहे हैं, जिस भी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम करंटली काम कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोगों को डायरेक्टली कुछ चीज़ पॉइंट करनी होती है या उसके रिस्पेक्टिव में पॉइंट करनी होती है, तो हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिस कीवर्ड से क्या होगा, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे तीन हमारे पास चीज़ें लिखी हुई, इन तीनों का मतलब समझ आया। तो इन डॉट दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू रेफर टू द करंट इंस्टेंस ऑफ क्लास। यहाँ पे करंट इंस्टेंस का भी मतलब आगे समझा दूँ करंट इंस्टेंस का मतलब क्या है। जब भी हम लोग किसी एट द पॉइंट हम जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हम चाहे किसी मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी कंस्ट्रक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, दिस कीवर्ड उसको पॉइंट आउट करता है। इट इज टिपिकली यूज्ड टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड मेथड्स विद इन द क्लास। किस काम में अगेन यूज होता है, जैसे मैंने आपसे कहा करंट इंस्टेंस या तो किसी वेरिएबल, ठीक है, जो कि जिसको क्लास कोई ओन करती हो, या फिर किसी मेथड जिसको क्लास ओन करती हो उसको एक्सेस करने के काम में आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, व्हेन यू हैव अ क्लास विद अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स पैरामीटर्स, मतलब लेट्स सपोज हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर है, एक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, वो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, वो कंस्ट्रक्टर कुछ पैरामीटर्स को रिसीव कर रहा है, ठीक है। और उस केस में क्या है, हमारे पास क्लास के अंदर जो वैल्यूज जो पैरामीटर्स अवेलेबल है और या जो वेरिएबल्स अवेलेबल हैं और जो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ले रहा है, लमसम लेट सपोज दोनों के सेम नाम है, ठीक है ना। उस केस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स और वेरिएबल्स में डिफाइन या डिस्टिंग्विश या बोल सकते हो डिफरेंस करने के काम में आता है दिस कीवर्ड। सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा इसको देखना क्या मतलब था इस बात का। मेरे पास में जो क्लास बनी हुई है, पर्सन नाम से हमने एक क्लास बनाई, वहां पे हमने स्ट्रिंग लिया नेम, जो कि हमारे पास एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, लेट सपोज कोई वेरिएबल नेम जो क्लास के अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। अगर हम इस कंस्ट्रक्टर को देखें ना, तो देखो यहाँ पे भी ये जो पर्सन नाम का कंस्ट्रक्टर मेरे पास बना हुआ है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो मेरे बना हुआ है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पैरामीटर कॉल कर रहा हूँ स्ट्रिंग नेम से। अब देखो नेम यहाँ पे भी हमने यूज किया है, नेम हमने यहाँ पे भी यूज किया है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग किस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है यहाँ पे। तो देखो नेम ये भी यूज हो रहा है, नेम ये भी यूज हो रहा है, तो आखिर हम लोग किस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो हमने इसके अंदर क्या कराया है, इस कोड के अंदर क्या कराया हुआ है, दिस डॉट नेम कराया हुआ है। हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज किया हुआ है डॉट नेम के लिए। तो ये क्या करता है, दिस डॉट नेम यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये हर बार इंस्टेंस वेरिएबल को दर्शाता है। इंस्टेंस वेरिएबल जो हमने ऊपर कॉल किया है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, जो हमने क्लास के अंदर कॉल किया है, ना कि एज अ पैरामीटर कॉल किया है। तो ये दिस डॉट नेम हमारे पास क्लास का जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होगा उसको कॉल करेगा और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराएगा इस नेम की वैल्यू। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि दिस कीवर्ड किस काम में आता है, यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करने के काम में आता है। यहाँ पे बात समझ में आई। चलो अब इसको हम यूज करके देखते हैं क्या मतलब है इस बात का। कोई क्लास बना लेते हैं अगेन, एंड लेट सपोज हमने इस क्लास का नाम रख दिया कार, ठीक है। अब इस कार के अंदर हमने ना दो पैरामीटर्स, दो यहाँ पे वेरिएबल्स बना लिए। लेट सपोज पहला मैंने वेरिएबल बना लिया नेम, समझ गए, और नेम को मैंने अभी यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ तो इस तरह से। और दूसरी मैंने लेट सपोज यहाँ पे कुछ और अगर आपको वेरिएबल बनाना हो तो कुछ और वेरिएबल बना सकते हो। मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो ये जो मेरे पास नेम बन के रेडी हुआ है, ये नेम क्या है, मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल है, समझ गए। यहाँ तक बस समझ में, इंस्टेंस वेरिएबल क्या चीज़ है मेरे पास में, जो ऐसा एक वेरिएबल जो मेरे पास क्लास के अंदर कॉल हो रहा है वो मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने एक वैल्यू उठाई। लेट सपोज वैल्यू का मतलब ये हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर बना लिया। लेट सपोज हमने यहाँ पे बोल दिया स्ट्रिंग,
और हमने यहाँ पे बोल दिया लेट्स सपोज नेम अगेन। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हम ये वैल्यू कॉल कर रहे हैं, ये हमारे पास कोई डायरेक्ट वेरिएबल ना हो होके एक पैरामीटर है, ठीक है ना, जिसको हम रिसीव कर रहे हैं। अब देखो, अगर मैं यहां पे डायरेक्टली लिख दूंगा नेम इक्वल्स टू नेम, ऐसे केस में दिक्कत ये आ रही है कि मैं किस को कॉल कर रहा हूं, कहां पे कॉल कर रहा हूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बात क्लियर हुई तुम्हें कि हम लोग एग्जैक्टली क्या डिस्कस कर रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे नेम इक्वल्स टू नेम लिख दूंगा ना इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो दिक्कत ये आएगी कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा तो मेरे पास वेरिएबल है और कौन सा मेरे पास पैरामीटर है। हालांकि अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि भाई साहब, अब देखो अगर मैं होवर कर रहा हूँ दोनों पे मुझे स्ट्रिंग नेम दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे केस में जब मुझे मेंशन करना होता है कि भाई कौन सा मेरे पास वेरिएबल है और कौन सा मेरे पास पैरामीटर है, तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं दिस कीवर्ड को। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस, फिर लगाऊंगा डॉट। डॉट लगाने के बाद मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा अपने इंस्टांस वेरिएबल को, जो कि नेम है वाला। तो मैंने यहाँ पे नेम लिया इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे पास कर दी इस पैरामीटर की वैल्यू दैट इज नेम। बात समझ में आई क्या हुआ इसके अंदर? अब तो बताओ, एक बार बता सकते हो उसमें क्या हुआ है? एक बार तुम डिफाइन करोगे क्या हुआ इसके अंदर? हम्म, देखो इसका एक और मतलब है, हाँ बात तुम्हारी ठीक है। अब इसके अंदर एक और मतलब है इस बात का, एक और चीज समझ के चलना कि यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए ही दिस को लगा रहे हो। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू बोल दूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे नेम वैल्यू बोल देता हूँ और मैंने सिंपल यहाँ पे नेम को कॉल करके रखा हुआ है, तो देखो इसने है ना ऑटोमेटिकली मुझे एरर दे दी है। इसने मुझे एरर क्या दी है कि भाई साहब आपका जो भी इंस्टांस वेरिएबल था वो आप कॉल नहीं कर रहे हो। तो ध्यान रखना, जब भी हमें क्लास के अंदर किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी हम लोगों को इंस्टांस वेरिएबल को कॉल करना होता है, जब भी हम लोगों को विद इन द क्लास वेरिएबल को कॉल करना होता है, तब हम लोग दिस कीवर्ड का यहाँ पे यूज करते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा समझ के चलना। क्या बताया मैंने, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। दिस कीवर्ड किस काम में आता है? सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश करने के, डिफरेंस करने के काम में आता है। डिफरेंस बिटवीन इंस्टांस वेरिएबल एंड पैरामीटर जो भी आपने मंगा रहे हो। दूसरी बात, कॉलिंग द इंस्टेंस वेरिएबल इनटू एनी कंस्ट्रक्टर, किसी भी कंस्ट्रक्टर में, और मेथड में अगर आपको कॉल करना है तो आप डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस इसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक कि दिस कीवर्ड क्या काम करता होगा? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो हमने करंट इंस्टांस की बात करी हुई है। करंट इंस्टांस क्या होता है? जब भी हम लोग किसी एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, किसी क्लास के स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो उसका करंट इंस्टांस कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड समझ लेते हैं, क्या क्या यूजेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास में ये एक सबसे पहली चीज तो एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल्स, यानी कि जो भी वेरिएबल्स हम लोगों ने ड्यूरिंग द क्लास हम लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, अगर हमें उस पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल को कहीं पे कॉल करना है तो हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट नेम, दिस कीवर्ड उसको क्लेम कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं यहाँ से। सेकेंडली, दिस एप्लीकेशन बिटवीन पैरामीटर्स एंड इंस्टांस वेरिएबल, व्हाट इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास में कभी कभी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हम पैरामीटर्स
और अपने जो नेम है, जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है, उसका नाम उनको भी सेम रख देते हैं। ऐसे केस में वेरिएबल और पैरामीटर के बीच में डिफरेंस हम लोग इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। So this is what this ambiguation between parameters and instance variables. Third part is calling instance methods. अब इंस्टेंस में देखो, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल था कि हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया, उस वेरिएबल को हम कहीं भी कॉल कर रहे हैं, उसी तरह से लेट सपोज हमने कोई मेथड क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये करना है, मुझे उस मेथड को भी कॉल करना है किसी और मेथड के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इंस्टेंस मेथड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, हमने यहाँ पे लेट सपोज नेम वगैरह जो भी लेना है वो हमने नेम ले लिया, हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया void greet, ठीक है, और इसके अंदर हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट हेलो नेम ऐसा कुछ करके, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसके अंदर एक और मेथड बनाया void say hello। उसके अंदर देखो लेट सपोज मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे यही प्रिंट हेलो नेम कराना है, तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि देखो मैंने इस मेथड को ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैंने इस मेथड को ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो ये मेरे पास इंस्टेंस मेथड हो गया इस तरह में। तो जब भी हम लोगों को इंस्टेंस मेथड जो कि यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जब इसी को कॉल करना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दिस लगाएंगे, डॉट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इस मेथड का नाम ग्रीट। बात समझ में आई यहाँ तक कि हम इंस्टेंस मेथड को कैसे बनाते हैं। वेरिएबल्स और इंस्टेंस मेथड दो अलग अलग चीजें हैं। देखो इसको करके देखते हैं। अगेन मैं यहाँ पे क्लास और पर्सन के नाम से एक क्लास यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। इस पर्सन के नाम में हमने क्या लिया, स्ट्रिंग लिया, नल चेक लगाया, नेम हमने लिया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया इस तरह से पर्सन के अंदर, और हमने यहाँ पे करा, हम यहाँ पे स्ट्रिंग, आप चाहो तो डायरेक्टली जो भी आपको लेट सब, चलो हम इसको रिसीव भी करा देते हैं। मैंने इसको रिसीव यहाँ पे करा दिया है, कुछ मेरे पास इस तरह से रिसीव हो जाएगी वैल्यू, और जो भी मेरे पास में दिस डॉट मेरे पास जो भी नेम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ पे एज अ पैरामीटर मैं यहाँ पे रिसीव करूँगा, वो मेरे पास इस इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी नेम के अंदर, इस इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर जाकर सेव हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, क्योंकि अब देखो मेरे पास नेम की एक वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि जब भी कोई बंदा पर्सन को यहाँ पे कॉल करेगा तो यहाँ पे मेरे पास एक नेम की वैल्यू बन जाएगी। जब जैसे ही मेरे पास नेम की वैल्यू बन जाएगी, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक मेथड को कॉल करा void, और इसके अंदर लेट सपोज हमने कोई एक मैसेज यहाँ पे पार्ट कर देते हैं। जैसे वहाँ पे चलो ग्रीट लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे ग्रीट के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। ग्रीट के नाम से मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाया, प्रिंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, और फिर मैंने यहाँ पे नेम पास कर दिया, ठीक है, इस तरह से। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये तो समझ में आ रहा होगा, ये तो समझ में आ गया होगा क्या मतलब है इस बात का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक void मेन मेथड बना लेते हैं, यहाँ पे एंट्री पॉइंट बना लेते हैं इसका। एंट्री पॉइंट के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले पर्सन की क्लास को कॉल करेंगे। फिर हमने पर्सन कॉल किया इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे कॉल किया, और हमने यहाँ पे नाम लेट सपोज पास कर दिया हरिओम, इस तरह से, ओके। हरिओम पास करने के बाद, यानी कि वाली वैल्यू पास करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये मेथड था ग्रीट, हम इसको कॉल करते हैं, तो हमने लिया ऑब्जेक्ट पर्सन डॉट, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ग्रीट मेथड। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं एक बार। सॉरी, हमने इसको रन किया और हमारे पास में हेलो हरिओम करके लिखा आ गया, समझ गए, ये हमारे पास प्रिंट हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है पहले बताओ, ये समझ में आ गया। अब देखो ये जो मेरे पास में एक मैंने मेथड क्रिएट किया है, अगेन ये मेथड मेरे पास क्या हुआ है, ये मेरे पास एक इंस्टेंस मेथड है, ठीक है। क्यों मेथड इंस्टेंस है, क्योंकि विद इन क्लास मेरे पास बन के रेडी हो रहा है, तो इंस्टेंस मेथड हो गया हमारे पास। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट सपोज मेरे पास में कोई और मेथड भी यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया void,
और मैंने यहाँ पे कहा अनदर वैल्यूज, लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ करके मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ। अब इस मेथड के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहली बात तो जो भी मेरे पास वैल्यू जो भी प्रिंट हो रहा होता है, ये चीज़ जो ग्रीट मेथड के अंदर मेरे पास प्रिंट हो रही थी, सबसे पहले तो मुझे यही प्रिंट कराना है। तो दो तरीके हैं, या तो मैं अगेन वही चीज़ लिखूँ, प्रिंट लिखूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे हेलो टाइप करूँ, देन मैं यहाँ पे नेम टाइप करूँ। एक तरीका तो देखो ये है। ये बात समझ में आ रही है हरिओम? क्या मतलब है? एक तरीका तो मेरे पास ये है, या एक काम और कर सकते हैं हम लोग, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस ग्रीट, ये जो हमारे पास इंस्टेंस मेथड बना हुआ है, इसको ही हम लोग कॉल कर लेते हैं, इसके दिस डॉट ग्रीट से, इस तरह से। बात समझ में आई है कि क्या हुआ? अब देखो, अब अगर मैं इस ग्रीट की जगह पे, यहाँ पे इस ग्रीट की जगह पे अनदर वैल्यूज को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, तो भी क्या होगा, अनदर वैल्यूज को कॉल करने के बाद दिस डॉट ग्रीट से क्या होगा, हमारे पास जो एक ग्रीट फंक्शन होगा ये कॉल हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, रन करता हूँ, तो भी देखो मेरे पास हेलो हरिओम ही लिखा है। क्यों लिखा आया है ये तो मैं क्लियर हो रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है यहाँ पे, ऐसा कैसे हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये इंस्टेंस मेथड है और इस इंस्टेंस मेथड को हमने विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड इसके अंदर कॉल कर दिया, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, अच्छा कुछ और करना है इसके अंदर, चलो हमने क्या किया, हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल कोड हमने दिस डॉट ग्रीट को कॉल कर लिया। अब अगर मैं कुछ और चाहूँ तो कुछ और भी यहाँ पे कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यही काम करूँगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू बोल दी यहाँ पे कि हेलो हरिओम हाउ आर यू, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मैं इसको अनदर वैल्यू को रन करूंगा, जैसे इस अनदर मेथड को मैं कॉल करूंगा, तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये इस ग्रीट वाले मेथड को कॉल करेगा जिसके अंदर ये वैल्यू प्रिंट कराएगा हेलो हरिओम, और उसके बाद में ये क्या करेगा, उसके बाद में ये प्रिंट कराएगा हाउ आर यू। समझ गए? कोई डाउट है इसके अंदर? चलो इसको हम क्लियर करते हैं, और हमने इसको जैसे रन कराया तो यहाँ पे दो वैल्यूज को ये प्रिंट करा रहा है। सबसे पहले तो ग्रीट वाले फंक्शन से उठा रहा है ये हाउ हेलो हरिओम वाली वैल्यू को, ठीक है, और उसके बाद में प्रिंट करा रहा है हाउ आर यू, इस तरह से। यहाँ तक क्लियर हुई बात है? अच्छा, अब हम इस दिस डॉट मेथड को क्यों यूज कर रहे हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारे पास ना, हम लोग कोड को रीयूजेबल कर सके, कोड की रीयूजेबिलिटी पे ध्यान दे सके, कोड को रीयूज कर सके। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल नहीं करता तो क्या होता, मुझे ये वाला पार्ट वापस से लिखना पड़ता। अब सोचो जब ये पार्ट वैसे ही मेरे पास जब लिखा हुआ है, जब ऑलरेडी मेरे पास ये पार्ट लिखा हुआ है, तो मैं उसे दोबारा क्यों लिखूँ? ठीक है ना, तो यही चीज मेरे पास रीयूजेबिलिटी कहलाती है, याद रखना, इसी चीज को हम लोग रीयूजेबिलिटी कहते हैं। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कोड हमारे पास ऑलरेडी मेंशन्ड है, हमारे अगर कोई कोड हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस कोड को हम लोग कैसे कॉल करेंगे या कैसे रीयूज करेंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दिस मेथड क्या करता है, हमारे पास रीयूजेबिलिटी में काम में आता है। समझ गए? कोई डाउट है इसके अंदर, ये बताओ। ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ जाते हैं हम। in constructor chaining this in constructor chaining this in constructor chaining का मतलब क्या होता है, लेट सपोज हमारे पास में एक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे, हम लोग वहां हमारे पास में इंस्टेंस मेथड था, है ना, हम लोगों ने एक मेथड को दूसरे मेथड के अंदर कॉल किया था। उसी तरह से लेट सपोज हमारे पास में कोई कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, कि जैसे हमने यहाँ पे पर्सन नाम से कंस्ट्रक्टर बना के रखा हुआ है। अगर मुझे अब इस कंस्ट्रक्टर का यूज जो है किसी और कंस्ट्रक्टर के अंदर करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिस कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, दिस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है,
जब भी, क्या मतलब है इस बात का, एक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्टर विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, हम लोगों को दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। इस तरह से इसको हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं। नाउ करंट इंस्टेंस की कोडिंग कैसे होती है, अगर हम, खैर ये मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, इसको तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फाइनल कीवर्ड, कि फाइनल कीवर्ड यहाँ पे क्या काम करता है। अब देखो यहाँ पे दिस कीवर्ड की जो पूरी कहानी है वो खत्म हो चुकी है, अब हम यहाँ पे फाइनल कीवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। दिस कीवर्ड कंप्लीट हो चुका है, फाइनल कीवर्ड चल रहा है। फाइनल कीवर्ड का काम क्या होता है, द फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट कैन ओनली बी असाइन्ड अ वैल्यू वंस। हमारे पास में क्या है, मान लेते हैं कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज हमारे पास में कोई ऐसी वैल्यू जिसको हमें फिक्स कर देना है कि भाई मैं उसके अंदर बस एक बार अपनी वैल्यू को मेंशन करूंगा और उसके बाद वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उसके बाद वैल्यू एज इट इज, वो वैल्यू हर जगह सेम एज इट इज रहेगी जो मैंने वहां पे मेंशन करी है। तो हम यहाँ पे फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। तो दूसरा मतलब क्या है, मीनिंग देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इनिशियल असाइनमेंट। दैट मीन्स कि अगर आपने उसे इनिशियली असाइन कर दिया, आपने एक बार उसको असाइन कर दिया है, तो फिर वो इम्यूटेबल हो जाती है। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो सकती है। ये बात समझ में आई? देखो क्या मतलब है इस बात का, लेट सपोज हमारे पास में सर्कल है, सर्कल की हमने क्लास बनाई, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया फाइनल डबल रेडियस। अब फाइनल डबल रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा कि हमने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू को हमने यहाँ पे फाइनल मेथड से टारगेट कर दिया है, सो दैट जैसे ही मैं यहाँ पे रेडियस वैल्यू को कॉल करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे रेडियस वैल्यू को किसी भी मेथड से कॉल करूँगा, क्या होगा कि ये वैल्यू अब इम्यूटेबल हो जाएगी, यानी कि मैं रेडियस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू डाल दी 5.0, ठीक है, तो मेरे पास जब भी कुछ भी कॉल होगा वो मेरे पास इसी फाइनल रेडियस के बिहाफ पे कॉल होगा। अगर मैं दोबारा इस वैल्यू को चेंज करना, मान लो इस सर्कल जो मैंने क्लास बनाई हुई है, इसी को सर्कल सर्कल इक्वल्स टू सर्कल देन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 5.2 5.0, ये मैंने वैल्यू दी हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसी कोड के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इसी वैल्यू को लेट सपोज 2.5 करना चाहता हूँ। तो ये वैल्यू अब चेंज नहीं होगी, रीजन क्योंकि ये फाइनल यहाँ पे लगा हुआ है, एक बार इसके अंदर 5.0 स्टोर हो गया तो स्टोर हो गया, अभी सेट अभी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई यहाँ तक क्या मतलब है? ठीक है, लेट सपोज इसको एक बार चेक करके देखते हैं हमारे पास में क्या हो रहा है क्या नहीं। हमने यहाँ पे क्लास बनाई सर्कल नाम से, ठीक है, इस सर्कल नाम के अंदर हमने यहाँ पे फाइनल कर दिया किसको, डबल, और हमने यहाँ पे जो रेडियस बनाया है इसको, सॉरी रेडियस, हमने वैल्यू को यहाँ पे फाइल बना दिया इसको, ठीक है। ये कुछ एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, एड लेट मॉडिफायर हम नहीं बना रहे हैं इसका नाम, इक्वल्स टू, इसको जीरो कर दें, नहीं जीरो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फाइनल लगा हुआ है, तो जीरो भी कर सकते हैं इसको। तो लेट मॉडिफायर कह रहा है, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, लेट सपोज मेरे पास में कोई एक कंस्ट्रक्टर मैंने ले लिया, लेट सपोज मैंने सर्कल नाम का कंस्ट्रक्टर ले लिया, और इसमें हमने दिस डॉट रेडियस को हम यहाँ पे आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, जो भी आप रेडियस की वैल्यू को चाहो वो कॉल कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, हमने यहाँ पे डबल लिया और यहाँ पे रेडियस वैल्यू हमने यहाँ पे ली, ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉल करा दी इस वैल्यू को। तो जब भी कोई व्यक्ति इस रेडियस वैल्यू के अंदर कुछ वैल्यू को डालेगा, कुछ पैरामीटर को इंसर्ट करेगा, तो वो हमारी अगेन दिस डॉट जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया रेडियस, उसके उसके अंदर हमें इस वैल्यू को स्टोर करा देगा इस तरह से, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, ये बताओ। अभी लेट के बारे में आपको आगे बताऊंगा, इसके अंदर ये कीवर्ड है एक तरह का, है ना।
अब हमने यहाँ पे क्या किया, आप चाहो तो यहाँ पे वॉइड मेथड का यूज कर लो, अगर नहीं भी यूज करना है तो भी ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहीं पे इसका एरिया को लेट्स सपोज बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया var एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। इस तरह हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया ऑफ सर्कल, इस तरह से। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे वॉइड मेन मेथड को कॉल किया, और कॉल करने के बाद में हमने यहाँ पे ये बना लिया एंड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया लेट्स सपोज सर्कल की क्लास को, ऑब्जेक्ट बना लिया सर्कल इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे रेडियस वैल्यू हमसे मांग रहा है कि भाई आप रेडियस वैल्यू दे दो, तो हमने यहाँ पे रेडियस वैल्यू दे दी लेट्स सपोज 2.0 इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को ये पॉइंट कर देगा और हमारा कुछ आंसर निकाल के हमें दे देगा। जैसे मैं इसे दोबारा करता हूँ, इसने मुझे आंसर निकाल के दे दिया 12.56, एरिया ऑफ सर्कल है 12.56। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक मेथड और क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वॉइड लिया, वॉइड और मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल नाम से एरिया वैल्यू ऐसा कुछ करके मैंने यहाँ पे एक मेथड बना लिया, ठीक है। इस मेथड में मैंने क्या किया कि जो मेरे पास रेडियस की वैल्यू है, लेट सपोज रेडियस की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, चेंज कर दिया रेडियस की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल वैल्यू हमने यहाँ पे बार बनाया, एरिया ऑफ सर्कल वैल्यू इज इक्वल्स टू बार हमने यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू जो भी हमारे पास में है मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सर्कल के अंदर सर्कल डॉट एरिया वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे इसको कॉल कराएंगे, एरिया वैल्यू है इस मेथड को कॉल कराएंगे टाइप ऑफ सर्कल, सर्कल भी पोल्ट्री के अंदर ही है, अच्छा ये इसके अंदर एक्चुअली कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल हो गया था, इस वजह से ऐसा कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को 4 यहाँ पे प्रिंट करा दिया। सपोज रन करा के देखते हैं कहाँ पे कुछ क्या होता है क्या नहीं होता। देखो अगेन इसने है ना, भले ही हमने इसको इसकी वैल्यू को मेंशन किया हो 4, पर अगेन इसने हमारी जो भी वैल्यू थी, देखो हमने यहाँ पे वैल्यू मेंशन करी है 2, ठीक है, 2.0 और यहाँ पे हमने मेथड के अंदर यहाँ पे वैल्यू कॉल करी है 4, पर इसने ना इस वैल्यू को इग्नोर करके वही वैल्यू उठाई है जो हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये बात समझ में आई तुम्हें? अब देखो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ना एक हमसे एक्सेप्शन बोल रहा है। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि भाई साहब आपने यहाँ पे रन कराते समय रेडियस की एक दूसरी वैल्यू आपने प्रिंट कराई है, रेडियस की आपने दूसरी वैल्यू कॉल करी है, पर ऑलरेडी हमारे पास रेडियस की एक वैल्यू इनिशियलाइज है, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज क्या है, ये हमारे पास फाइनल की वजह से आया है वाला पार्ट। क्लियर है बात ये कि एक बार जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज करा दी, एक बार जिसकी वैल्यू हमने सेट कर दी, वो वैल्यू सेट हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? फाइल कीवर्ड समझ में आया?
इसके बाद वो कॉन्स्ट कीवर्ड आता है। इस कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कॉन्स्टेंट कीवर्ड क्या काम करता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे गेटर्स एंड सेटर्स स्टार्ट होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट अभी हमारे पास खत्म हो चुका है। अब हम गेटर्स एंड सेटर्स के बारे में बात करेंगे, और इस गेटर्स एंड सेटर्स के बारे बाद में हमारे पास कुछ ऊप्स के कॉन्सेप्ट आएंगे। उसको करने के बाद, कुछ कीवर्ड्स वगैरह पढ़ने के बाद, उसको कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद हम सीधा जंप करेंगे अपने फ्लटर के ऊपर। फिर हम इस बात पे फोकस करेंगे कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ तक हम अपनी क्लास को आज खत्म करते हैं, तो फिर कल इसके बारे में बात करेंगे, ओके।